कोर बुक में उलझने का मतलब है कि फिर अपने माइंड को डाउटफुल रखना और खुद एक ऐसे गड्ढे में फंस जाना जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। अगर एक कीवर्ड याद होता है तो हम लोग उससे पूरा वाक्य बना लेते हैं। तो वो जो कीवर्ड फाइंड आउट करने का तरीका होता है, तो बुक में हमें चीजें कंफर्म होती हैं कि क्या पढ़ना है, बट अपडेटेड अगर वर्ड चाहिए तो वो न्यूज़पेपर से मिलती है। तो मैंने पहले बुक को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद में ये देखा कि ये बुक मैं कितने टाइम में खत्म कर पा रही हूँ। मैंने सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, ठीक है, और मैंने भी ओल्ड ही पढ़ी है। और ज्योग्राफी। एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आई है। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू हॉल में इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही जो 2024, 25, 26 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। मैम, कांग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। थैंक यू। फीलिंग क्या है? अभी तो फिलहाल नर्वस हूँ थोड़ा सा। तो बस यही है। ओके, अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम अश्मिता है और अटेम्प्ट और मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है, और नाम मेरा अश्मिता है और मीडियम मेरा हिंदी है। और अटेम्प्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। ओके, इंटरव्यू हॉल में जब आप जाती हैं वो माहौल बताएं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में और पहली बार वहां पहुंची थी आप, आपके सामने इतने लीजेंड लोग बैठे होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, क्या अंदर चल रहा था आपके? अंदर तो ऐसा होता है कि जब हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा मतलब अंदर डाउट रहता है, बहुत ज्यादा डर भी रहता है। लेकिन एग्जैक्ट में जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे बहुत सेफ फील करवाते हैं और बहुत मतलब कंफर्ट भी फील करवाते हैं। तो वहाँ बस ये रहता है कि अपने में नर्वस तो फील होता ही है, लेकिन वो तुम्हें बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं, तो उससे हम लोगों का जो डर होता है वो निकल जाता है। तो अपने क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और बहुत इजीली वे में अपना जवाब भी दे पाते हैं। पहले प्रयास में हिंदी मीडियम से आप इंटरव्यू में अपीयर हुई हैं, तो क्या इसको कोचिंग का वजह माने या कोचिंग नहीं किया आपने? कोचिंग का तो मैं ऐसा कहूंगी कि कोचिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट नहीं कर पा रही थी जो मैं कोचिंग करूं। मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, और अगर कोई कोचिंग नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसका यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो यूपीएससी निकल जाता है, बस ये लोगों के माइंड में बैठ गया है कि नहीं, कोचिंग करना है, कोचिंग करना। हाँ, एक डिसिप्लिन मेंटेन के लिए अगर चाहो तो कोचिंग कर सकते हो। ओके, इस वीडियो को डिटेल करता हूँ, क्योंकि बिना कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए होने वाला है। ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होगी, लंबी होगी, लेकिन आपको एक अलग यूजफुल कंटेंट मिलेगा। तो मैम, पहले अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के हिंदी मीडियम में आप यहाँ तक पहुंची है, यानी जो रिसोर्स आपको जहां से मिल रहा होगा अपने नोट्स में वो डालती गई होंगी। हाँ। अपने डायमेंशन ओपन करिए आप कि हर सब्जेक्ट वाइज। ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू की तरफ से 2 फाउंडेशन बैच, संकल्प 4.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, और दूसरा टाइटन 2.0 जो कि कंप्लीट इंग्लिश में है, ये दोनों लॉन्च हुए हैं 10,999 में। साथ ही आप जितने पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट जानते हैं, जैसे पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जानते हैं, ये आपको 8,999 में एक्सेस होते हैं। बट मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा इनका जो कॉम्बो बैच है उसके लिए। इसमें आपको फाउंडेशन के साथ जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जो कि 17,999 में है। इन सबके साथ भी अगर आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो इनके सारे बैच पे इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इनका एक प्रारंभ बैच है, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपको यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी रेडी किया जा रहा है। साथ ही इनके ऑफलाइन सेंटर्स आप जानना चाहते हैं तो ये 4 जगह ओपन है, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ। यहाँ पे आप जाके इनसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। इन सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ ही इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करिएगा। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सिलेबस को फाइंड आउट करें, उसके जो कीवर्ड हैं उनको नोटिस करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हमारे सिलेबस से हो जाती है। काफी लोग होते हैं सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो सिलेबस नहीं पढ़ने पे चीजें डाउटफुल रहती हैं, उनको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्ट में पढ़ना क्या है। कभी कभी वो गलत डायमेंशन में चले जाते हैं, कुछ चीजें पढ़नी होती है वो नहीं पढ़ते हैं। तो सिलेबस के जो की पॉइंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि नहीं कैसे से क्या करना है। उसके जो भी कीवर्ड है उनका एक अलग अपना रजिस्टर ले लो और उनको पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी है उनको डिवाइड कर लो। उसके बाद में क्या होता है ना कि अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लो कि GS1, GS2, GS3। ऐसे लिखने के बाद में चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्लियरिटी की, जो कि अगर हम लोग रफली ऐसे कर लेते हैं तो क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो चीजें रफली ना हो, इस वजह से उसको अपना नोट्स ऐसा मेडअप करो कि माइंड भी क्लियर रहे और चीजें समझ में भी आए। तो फर्स्ट के लिए तो ऐसा है कि बेसिक बुक ज्यादा पढ़ो,
अपना बेसिक सबसे ज्यादा कंट्रोल करो, मतलब इतना उसको स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर उससे कोई क्वेश्चन बन रहा है और उससे अपडेट होके भी कोई क्वेश्चन बोलते नहीं करंट अफेयर से लिंक होके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग उसको हैंड आउट कर पाए। तो बेसिक बुक तो वो मोस्टली सबको पता होती है कि कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी है और वही पढ़नी भी होती है, बट उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। कई लोगों का ऐसा होता है, कई ईयर वो देते हैं मेंस और प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि वो अपना बेसिक क्लियर नहीं कर पाते हैं। ओके, आपने बोला कि उनका तरीका अलग होता है, तो आपका तरीका क्या लग रहा है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ तक आई? बहुत लोग को 4-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, आपके तरीके क्या रहे हैं? मेरा तरीका ऐसा रहा है कि शायद मेरा पढ़ने का तरीका भी कुछ बहुत अलग है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, ऐसा होता है कि पहले तो सिलेबस को मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसका की पॉइंट निकाल लिया कि इसमें कौन कौन से की पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे सब्जेक्ट वाइज जिससे मुझे समझ में आ जाए कि नहीं मुझे इस फ्लो में पढ़ना है। ओके। तो की पॉइंट निकालने के बाद में फिर मैंने अपनी बुक लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत ज्यादा बल्कि बुक नहीं ली कि मैं जमा करके रख लूं और पढ़ भी नहीं पाऊं। तो मैंने पहले बुक को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद में ये देखा कि ये बुक मैं कितने टाइम में खत्म कर पा रही हूँ। मैंने सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, ठीक है, और मैंने भी ओल्ड ही पढ़ी है, और ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी वो पढ़नी होती है। हाँ, 11th और 12th की वो तो कंपलसरी ही है, और जिसका बेस बहुत ज्यादा कमजोर है वो 6 से पढ़ सकता है। ओके, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने एनसीईआरटी ली है और विजन के नोट्स पढ़े हुए हैं। पॉलिटी वगैरह के लिए? हाँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए वही पढ़ा था, और विजन के नोट्स पढ़े थे। एनवायरमेंट इकोलॉजी जो उसी से लगभग लिंक हो रहता है, हाँ, सब कुछ लिंक रहता है, और बस ये रहता है कि मैंने प्री के लिए तो एनवायरमेंट और मैं पूरा करंट अफेयर पे डिपेंड रही थी, लेकिन मैंने मेंस के लिए थोड़ा सा दृष्टि की बुक ली थी एनवायरमेंट के लिए, जिससे मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में भी आ गया और चीजें क्लियर भी हो गई। बोलते ना कि एक जगह सारी चीजें मिल जाती हैं तो लिखने में और समझने में ज्यादा इजी होता है। आपके जो कितने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए प्रीलिम्स के लिए, साथ ही आंसर राइटिंग जो मेंस की थी कितने घंटे करती थी? आंसर राइटिंग का तो ऐसा है कि आंसर राइटिंग अपने ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन एक टाइम फॉर्मेट में करो वो बेनिफिशियल होता है तुम्हारे एग्जाम सेंटर के लिए। अगर तुमने क्या किया कि मतलब ऐसे ही रफली लिखना स्टार्ट कर दिया तो चीजें वो फिर आदत में शामिल हो जाती हैं और फिर वो एग्जाम सेंटर में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैंने घर पर रह के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। तो ऐसा होता था कि पहले तो मैंने PYQ सॉल्व किया, PYQ जितने थे मैंने उनके अपने आंसर लिखे, फिर मैंने जो टॉपर कॉपी होती है मैंने उनको देखा, और उसके बाद में मैंने कुछ बुक भी मैंने ले रखी थी मेंस की जो भी होती है PYQ, फिर मैंने आंसर मैच किए। तो ज्यादा पहले मेरा ठीक नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा कि मेरा जो कीवर्ड, और सबसे बड़ा इशू होता है कीवर्ड का। अगर एक कीवर्ड याद होता है तो हम लोग उससे पूरा वाक्य बना लेते हैं, तो वो जो कीवर्ड फाइंड आउट करने का तरीका होता है, तो बुक में हमें चीजें कंफर्म होती हैं कि क्या पढ़ना है, बट अपडेटेड अगर वर्ड चाहिए तो वो न्यूज़पेपर से मिलते हैं। ओके, आप अब तक जितनी बात बोली उसमें 2 टर्म बहुत ज्यादा यूज किया आपने, एनसीईआरटी और की टर्मिनोलॉजी जो कीवर्ड्स जो होते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर जिसको ना पता चले कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर पहचानना हो तो क्या वो PYQ पे जाए, या फिर अपने सिलेबस पे जाए, या फिर कोर बुक में ही वो उलझ जाए? क्या कोर बुक में अगर उलझ जाओगे तो फिर कोर बुक में उलझने का मतलब है कि फिर अपने माइंड को डाउटफुल रखना और खुद एक ऐसे गड्ढे में फंस जाना जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अपना माइंड बिल्कुल शार्प रखो। सबसे पहले कीवर्ड फाइंड करो, पहले सिलेबस देखो, उससे कीवर्ड निकालो। कीवर्ड निकालने के बाद में फिर PYQ देखो कि किस वे में मुझे जाना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब वो कीवर्ड और PYQ हम लोगों को मिल जाएंगे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है कि एग्जैक्ट में पढ़ना क्या है। इंटरव्यू हॉल में डरी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि ये मेरा बेस्ट उत्तर नहीं था, या फिर मैं नर्वस हुई हूँ, कुछ ऐसा पूछा उन्होंने? नर्वस तो मैं स्टार्टिंग में काफी ज्यादा थी, लेकिन जब क्वेश्चन का उन्होंने पूछना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और चीजें ऐसा लग रहा था कि मेरे एवरेज में है, मैं रिस्पॉन्स कर पाऊंगी। करंट से पूछे थे उन्होंने कि करंट में अभी ये राम मंदिर का जो निर्माण है, इससे क्वेश्चन पूछे थे कि आपका क्या ओपिनियन है कि इसमें कितना, बोलते ना कि 2 रीजन हो सकते हैं, एक रिलीजियन हो सकता है और एक पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब बोलते नहीं इंश्योर किया था कि शायद पूछ सकते हैं, और एग्जैक्ट में वही क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ दिया। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पहले तो डरी, लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी समझ से उसका आंसर किया तो उन्होंने ओके बोला कि वहाँ पे अयोध्या में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, FDI वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने मेरे को पूछी। तो ठीक है, वो अभी लेटेस्ट इशू चल रहा है तो मोस्टली बात है कि वो पूछ सकते थे। ओके, कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाह रही हैं उन्हें एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आप बिना कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी मीडियम की हो के, हाँ ये बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से
वहां तक लोग नहीं पहुंचते हैं। आपको कभी भी लगा था कि ऐसा हो सकता है कि नहीं पहुंचा जाएगा? कभी लगा? ऐसा तो स्टार्टिंग में लगा था, जब मैं इस जर्नी से और इस चीज से बिल्कुल मतलब मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो जब मुझे पता चला तो मैंने देखा, सर्च किया इसके बारे में बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि चीजें लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें। जी। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो वो 1 साल 2 साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना है। चीजें बस वहीं से बिगड़ जाती हैं। अगर मतलब पहले ये समझ में आ जाए, जिनका माइंड क्लियर होता है और जो सीरियस होते हैं वो अपने एम तक पहुंच ही जाते हैं। तो इस चीज से मेरा ये मानना है कि मैंने सर्चिंग बहुत की है। हर एक चीज को मैंने इतनी शिद्दत से सर्च किया है कि वो चीज जब तक मुझे आई दिख नहीं रही है, मैम मुझे यहाँ। नींद नहीं आती थी। तो कोचिंग नहीं लिए तो मेरे लिए डाउटफुल ये था कि पता नहीं मेरा निकले कि नहीं निकले। चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं गलत वे में पढ़ रही हूँ या सही वे में पढ़ रही हूँ, तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती थी। इस वजह से माइंड में बहुत ज्यादा डाउट रहते। तो डाउट आने का मतलब ही है कि वो चीजें तुम्हें मतलब आगे सर्च करने के लिए और आगे जानने के लिए उत्सुक कर रही। लास्ट क्वेश्चन मैम, बचपन में कितना ब्रिलियंट रही है ताकि यहाँ तक आप पहुंच पाई? परसेंटेज कितना रहा है, या फिर 10वीं में 12वीं में? बचपन में मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, ज्यादा हाई नहीं था कि मेरा मतलब इतना परसेंट आए, बट ये था एवरेज स्टूडेंट थी मैं, और ज्यादा कोई हाई नहीं था। बस ये हुआ कि अभी तक मैं 2019 तक मैं बहुत एवरेज रही हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हुआ है 21 से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी। क्या बात है। 21 से बस यही जर्नी चली आ रही है, फिर अपने आप से हो जाता है कि ओके, नहीं। कुछ कहना चाह रही हैं जो आपको देख रही है लड़की गांव से, जो अफोर्ड नहीं कर पाती है पैसे वगैरह की, या फिर उसको रिसोर्स कुछ ना मिल पा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है जो गांव में बैठ के देख रही है? रिसोर्सेज का ऐसा इशू होता है, कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। घर में उतना फाइनेंशियल मजबूत नहीं होता है कि बुक की लेने की प्रॉब्लम आती है कि कैसे बुक लेना है, कैसे रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे करने हैं। तो उसके लिए यही है कि पहले स्टार्टिंग में सब कुछ एक सेटअप कर लो कि कितना क्या पढ़ना है। जब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तब उससे, चाहे वो बुक लिस्ट हो या फिर करंट अफेयर के लिए मैगजीन हो, जब चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर वो धीरे धीरे आता रहता है। एक साथ लेके मत बैठो कि तुमने सारी बुक एक साथ में लेके बैठ ली और फिर तुम पढ़ भी नहीं पा रही हो और माइंड में प्रेशर डेवलप कर रही है। तो बस ये है कि एक एक बुक लो लेकिन उसे पूरा फिनिश करो। क्या होता है मैम? थैंक यू सो मच मैम, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये अटेम्प्ट भी लास्ट ही हो और आपका लिस्ट में नाम है, ताकि अगली बार जब आपसे इंटरव्यू हो आपके घर पे प्रॉपर एक टॉपर का ही हो। तो होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी? बिना कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी मीडियम यहाँ तक आना एक बड़ी बात है। तो होप वैल्यूएबल लगा हो। कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो मुझसे, कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।